अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के पड़ोस बांग्लादेश में एक बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और वहाँ चल रहे भारी प्रोटेस्ट और हिंसा के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल खबर यह है कि उन्होंने भारत में इस वक्त वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने शरण मांगी है या नहीं अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन शेख हसीना के 15 साल के करियर का बहुत बुरा अंत आज देखने को मिला है। राजनीतिक अस्थिरताओं के दौर में भारत के पड़ोसी देशों में इस प्रकार का घटनाक्रम भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो कोई अनपेक्षित नहीं था, बल्कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हंगामे चल रहे थे उससे ये प्रतीत हो रहा था कि एक शहर से शुरू हुआ और एक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। बहनों भाइयों, बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रदर्शन था ये महज कुछ मुद्दों पर आधारित था, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कोटा रिफॉर्म बिल का विरोध। वहाँ की सरकार ने, यानी आवामी लीग पार्टी जिसकी शेख हसीना प्रमुख रही हैं, उन्होंने कोटा में कोटा सिस्टम लागू कर दिया आरक्षण के भीतर, जिसमें कई सब कोटा निर्धारित कर दिए। 41% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के दर वाले मुल्क में कोटा विदिन कोटा कर देने से स्टूडेंट्स यूनियन बहुत नाराज हो गई और लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि बांग्लादेश में ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए गए हैं कि वहां पर कोई भी विपक्षी दल शेख हसीना की पार्टी के सामने खड़े होने की औकात ही नहीं रखता था। वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP जिसको कहते हैं, वो लगभग खत्म हो चुकी थी और उनकी सबसे बड़ी लीडर करप्शन के मामले में शेख हसीना ने उन्हें जेल की सजा करा दी थी। तो ये लड़ाई जनता लड़ रही थी, ये लड़ाई स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। सरकार की तानाशाही, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमताओं ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया था। ये सिर्फ एक मुद्दे का चला आंदोलन नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर जो ये दबाए जाने से असंतोष था ये फूट पड़ा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 में भी फर्स्ट कोटा प्रोटेस्ट जब हुआ था, पहली बार जब कोटा का बिल लाया गया था, कोटा विदिन कोटा का, तब भी बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। कुछ शर्तों के साथ शेख हसीना झुकी थी, लेकिन 2018 में जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, जितने भी आंदोलनकारी थे सबको ढूंढ ढूंढ कर कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। इस बार भी उसी तरह का डर था कि अगर बिना किसी नतीजे के ये प्रदर्शन समाप्त हुआ तो इस बार शेख हसीना किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो हाल उन्होंने विपक्ष का किया था वही हाल प्रदर्शनकारियों का करेंगी। बस इसी बात से पूरे देश भर में जितने भी नागरिक है या स्टूडेंट्स थे वो सब सड़कों पर आ गए और जबरदस्त धरना प्रदर्शन, हिंसा लगातार होती रही और पूरे ढाका को लाखों लोगों ने घेर लिया। बहनों भाइयों, ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट 1971 में दिखा था या फिर 2024 में दिखाई दिया है। और शेख हसीना अभी से नहीं, 2008 का चुनाव जो उन्होंने जीता उसके बाद लगातार 3 चुनाव जीतती रहीं और 2024 यानी आज की डेट तक वो प्राइम मिनिस्टर रही, 2009 से अब तक। बहनों भाइयों, इन 3 कार्यकाल में शेख हसीना ने ये इंश्योर किया कि बांग्लादेश से अपोजिशन को वो समाप्त कर दें और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। अपोजिशन के लीडर या तो खत्म हो गए या उन्हें जेल में डाल दिया गया या किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ हादसे पेश आए या उनकी सबसे बड़ी लीडर इस वक्त जेल काट रही हैं। तकरीबन 2 कार्यकाल मिला लें तो 20 साल का कार्यकाल शेख हसीना का रहा है। शेख हसीना और उनके परिवार भारत का करीबी मित्र है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। उनकी पार्टी और उनका जो काम करने का तरीका रहा वो भारत के मित्र रहे। भारत में चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन बांग्लादेश में हमारे बहुत हित, बहुत इंटरेस्ट सुरक्षित हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बंगाल की सीमा पर तमाम जगह बहुत अलर्ट है। दरअसल ये एक ही तो हिस्सा था, बंटवारे से अलग हुआ, लेकिन है तो सब अपने ही लोग। एक पार्ट जरूर उधर चला गया जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, फिर उसे आज़ाद कराकर मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने बांग्लादेश एक नए देश का सृजन किया। हैं सब उसी बंगाली लोग ही। और जिस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है,
दुनिया के इतिहास में ऐसे मैसिव प्रोटेस्ट किसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ करना बहुत कलेजे की बात होती है, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। जिस तरह के डेटा वहां से प्रस्तुत किए जाते थे, जैसा रोजी पिक्चर पेंट की जाती थी कि बांग्लादेश विकास की तरफ बढ़ रहा है, बांग्लादेश में बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, डेटा मैनिपुलेशन था। अब सब पोल पट्टी खुली है। हालात ऐसे हैं वहां के खजाने के कि इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे तक की कमी है। ये सारा मैनिपुलेशन झेलते झेलते और जिस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई शेख हसीना कर रही थी अपने विरोधियों के खिलाफ, उससे लोगों ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। नतीजा क्या हुआ? एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, अपमानपूर्ण तरीके से बेइज्जत होकर वहां की गलियों से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा उन्हें, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तरह से उन्हें रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। और अब वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं। आगे उनका क्या भविष्य होगा ये नहीं पता, लेकिन शेख हसीना का राजनीतिक कैरियर अंत हो गया है, ये बात तय है। व्हाट नेक्स्ट? बांग्लादेश में क्या होगा? भारत के बहुत हित वहां पर सुरक्षित हैं। वहां पर कोई अपोजिशन ऐसा है नहीं जो इस वक्त सरकार की कमांड अपने हाथ में ले सके। अपोजिशन ऑलमोस्ट वहां डेड है, खत्म है। लास्ट टाइम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने लास्ट इलेक्शन का बायकॉट किया था, चुनाव तक नहीं लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां एक ही पार्टी, एक ही रूल था। तो अब क्या होगा? अब इस बात की संभावना है कि सेना वहां पर काबिज हो जाए सत्ता में और फिर कोई चुनाव कराए जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ द डे वहां कोई नहीं है। बांग्लादेश में चरम अराजकता है और भारत को भी अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। आज वहां के प्रधानमंत्री आवास को जिस तरह से वेंडलाइज किया गया, आपने देखा होगा जब हामिद करजई भागे थे काबुल से, तब का दृश्य याद होगा। कोलंबो का दृश्य आपको याद होगा जब वहां के राष्ट्रपति भागे थे। और अब आकर देखिए कि जो कुछ भी ढाका के भीतर हुआ। बहनों भाइयों, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री है। आज की डिबेट करेंगे हम, और बहुत विशेषज्ञ पैनल पर मैंने आज विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है और इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की